तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज है तारीख 21 नवंबर। तो आज के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी एक एक करके हम जानेंगे। आज ही के दिन सन 1517 में दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी का निधन हुआ था। 1872 में कवि और स्वतंत्रता सेनानी केसरी बिहारी बारहट जी का जन्म हुआ था। सन 1947 में स्वतंत्रता के बाद 3.5 आने का पहला डाक टिकट जय हिंद जारी किया गया था। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीज हमको क्या मिल गई कि 1947 में जस्ट स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही है। 21 नवंबर को पहली बार भारतीय डाक टिकट जारी हुआ था जिसका नाम था जय हिंद। जय हिंद नाम का एक भारतीय डाक टिकट जारी हुआ था स्वतंत्रता के बाद पहली बार 3.5 आने का। सन 1963 में केरल के थुम्बा क्षेत्र में पहला रॉकेट छोड़े जाने के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1963 से। सन 1970 में भारतीय भौतिकी विज्ञान के विज्ञानी सीवी रमन जी का जन्म हुआ था, सीवी रमन जी का निधन हुआ था। ये एक नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट थे और ये भारतीय मूल के थे। सन 2005 में रत्नाश्री विक्रमनाथ जी के दूसरी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने थे। इन प्रमुख घटनाओं के साथ ही 21 नवंबर के दिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, विश्व दूरदर्शन टेलीविजन दिवस जो है ये मनाए जाने पर जाना जाता है 21 नवंबर को। तो चलिए वापस आ जाते हैं अपने करंट अफेयर्स क्विज की तरफ। मेरा नाम है ऋतुराज, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिए। हमारी क्लास रोज़ सुबह रेगुलर रहती है 6 बजे। तो अगर आप इन वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलर चाहते हैं, इन वीडियो को चाहते हैं रेगुलर, तो बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलते रहेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल के बाद पहली बार 2021 में किस देश के दौरे पर जाने वाली है, आपको ये बताना है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल के बाद पहली बार 2021 में किस देश के दौरे पर जा रही है। ऑप्शन है आपके पास पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश। चलिए इसका आंसर है पाकिस्तान। 16 साल के बाद इंग्लैंड पहली बार पाकिस्तान के दौरे पर जा रही है। साल 2021 में अक्टूबर में इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर जाएगी और 2 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। ये 2 मैच कराची में खेले जाएंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच पहला T20 14 अक्टूबर को और दूसरा T20 15 अक्टूबर को कराची में खेला जाएगा सन 2021 में। चलिए आगे बात करेंगे, एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया गया है। ऑप्शन है आपके पास मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका। चलिए इसकी आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका। चलिए इसका आंसर है महाराष्ट्र। एशिया का पहला सौर सक्षम कपड़ा मिल महाराष्ट्र के परभणी जिले में स्थापित किया गया। 30 एकड़ भूमि में फैला है, जो कि यह जय भवानी महिलाओं की सहकारी कपड़ा मिल एशिया का पहली ऐसी मिल होगी जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर काम करेगी। इस परियोजना की स्थापना की कुल लागत लगभग 100 करोड़ रुपए है। यह परभणी महाराष्ट्र का प्रमुख कपास उत्पादक जिला भी है। चलिए हमको यहाँ पे एक काम की चीज क्या मिल गई कि जो परभणी जो है महाराष्ट्र का मुख्य कपास उत्पादक जिला है। सबसे ज्यादा कपास का उत्पादक परभणी जिले में होता है। और साथ ही साथ में एक और काम की चीज क्या मिली कि इस परियोजना की जो कुल लागत है वो 100 करोड़ रुपए आई है। और ये एशिया की सबसे बड़ी सौर संचालित कपड़ा मिल है, जो कि मिल के परिचालन के साथ साथ जिले में औद्योगिक क्षेत्र की गति को भी प्रदान करेगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छी यहाँ पे बात करी गई है और बहुत अच्छा यहाँ पे परियोजना की शुरुआत की गई है कि सौर ऊर्जा पर संचालित हम
कपड़ा मिल की शुरुआत कर रहे हैं, और ऐसे ही आने वाले समय में हमको सौर ऊर्जा से संचालित ऐसे बहुत से उद्योगों को हो सके तो जितने ज़्यादा हो सके तो उनको बढ़ावा देना चाहिए और स्टैब्लिश करना चाहिए सौर ऊर्जा पर। चलिए आगे बात करेंगे, निम्न में से किस देश को फीफा अंडर 17 विश्व कप 2020 के लिए मेजबानी का अधिकार दिया गया है? चलिए इसका आंसर दीजिए। अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में जो होने वाला है उसमें मेजबानी का अधिकार किसको दिया गया है? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप। ऑप्शन है आपके पास भारत, मैक्सिको, क्रोएशिया या फिर ब्राजील। चलिए इसका आंसर है भारत। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा ने कोविड-19 महामारी के चलते भारत में खेले जाने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया था। भारत को 2022 में इसकी मेजबानी का अधिकार सौंपा गया है। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से इस खेल के आयोजन को स्थगित करना पड़ा। इस टूर्नामेंट को कोरोना वायरस की वजह से ही 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया। यह फैसला फीफा परिषद के उस ब्यूरो द्वारा लिखा गया जिसने कोविड-19 महामारी के वैश्विक फुटबॉल पर पड़ रहे असर का आकलन किया है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो फीफा वर्ल्ड कप जो है, अंडर 17 वर्ल्ड कप जो है वो इस वर्ष होने वाला था, नवंबर में होने वाला था, जिसको रद्द कर दिया गया है। सॉरी, नवंबर में नहीं, 2021 में होने वाला था, जिसको रद्द कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है, और 2022 में अब ये होगा, और 2022 में होगा, और इसकी जो मेजबानी है वो भारत को सौंपी गई है। और इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि अंडर 20 जो वर्ल्ड कप होने वाला है महिला विश्व कप का, वो एक कोस्टा रिया नाम की कंट्री उसको दिया गया है, और दोनों एक ही वर्ष होने वाले हैं। 2022 में अंडर 17 वर्ल्ड कप होगा महिला विश्व कप, और अंडर 20 महिला विश्व कप जो होगा वो भी 2020 में ही 2022 में ही होने वाला है, जिसकी मेजबानी कोस्टा रिया नाम की कंट्री जो है वो करेगी। चलिए आगे बात करेंगे, दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाने के लिए 17 नवंबर को किन दो देशों ने एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है आपके पास भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस या फिर जापान, दक्षिण कोरिया। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का अंकुश लगाने के लिए 17 नवंबर को किन दो देशों ने एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए? दोस्तों आपसे मेरा फिर से निवेदन है, अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ में अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो आंसर कमेंट में देते चलिए। चलिए इसका आंसर है जापान, ऑस्ट्रेलिया। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण चीन और इंडो प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का अंकुश लगाने के लिए 17 नवंबर 2020 को एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के काक्कड़ गठबंधन के विदेश मंत्रियों ने टोक्यो में हाल ही में हुए सम्मेलन के कुछ ही हफ्तों बाद यह पारस्परिक समझौता किया है, जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों को एक दूसरे के यहाँ जाने और प्रशिक्षण पाने में सुगमता होगी और वे संयुक्त अभियान आयोजित कर सकेंगे। विश्व इकोनॉमिक फोरम (WEF) की ओर से जारी बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में कितने शहर भारतीय शामिल किए गए हैं? चलिए एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट खबर है यहाँ पे कि विश्व इकोनॉमिक फोरम जो है WEF की ओर से एक लिस्ट जारी की गई है बेहतरीन रोड मैप को लेकर। मतलब वो सिटी जो है बहुत अच्छे से डेवलप करी गई है, वहाँ का सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है, ये बात करी गई है। इसने टोटल 36 शहरों को पूरे विश्व में सूचित किया है, लिस्ट बनाई है। इसमें भारतीय शहरों की कितनी संख्या है? टोटल जो ओवरऑल 36 शहर हैं पूरे विश्व में, उसमें से भारत में कितने शहरों को शामिल किया गया? ऑप्शन है आपके पास 7, 8, 4 या फिर 3। 36 शहरों में से भारत में कितने शामिल हैं देश? चलिए इसका आंसर है 4। बेहतरीन रोड मैप वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में 4 भारतीय शहरों को भी जगह मिली है। वो कौन कौन से हैं? बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद को विश्व के उन 36 शहरों में शामिल किया गया है जिन्होंने नई तकनीक को सुरक्षित तरीके से अपनाने के लिए एक शानदार रोड मैप तैयार किया है।
यह सूची विश्व इकोनॉमिक फोरम WEF की ओर से जारी की गई। आपको ये बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान पैदा हुए हालात में तकनीकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस देश ने WEF ने 22 देशों और 6 उपमहाद्वीपों में से ऐसे 36 शहरों का चयन किया जो कि G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस द्वारा विकसित स्मार्ट सिटी के लिए एक नई वैश्विक नीति रोडमैप के लिए अगुवाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए एक गर्व वाली बात भी हो गई है कि टोटल 36 शहरों में से भारत के 4 शहरों को शामिल किया गया, जो कि हैं बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद। ये 4 शहर जो है भारत के, जिनको चुना गया है टोटल 36 शहरों में से, विकसित और बेहतरीन, बहुत अच्छी तरीके से रोड मैप तैयार किया गया है और तकनीकी तकनीकी रूप से पूरी तरह से स्मार्ट सिटी को डेवलप किया गया है इन 4 शहरों। चलिए आगे बात करेंगे। निम्न किस राज्य की पूर्व राज्यपाल, साहित्यकार और बीजेपी नेता मृदुला सिन्हा का 18 नवंबर 2020 को निधन हो गया? आपको बताना है मृदुला सिन्हा जो है किस राज्य से संबंध रखती हैं। ये कौन थी? पूर्व राज्यपाल भी थी। किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी? साहित्यकार थी और बीजेपी नेता भी थी। आपको बताना है किस जगह की ये पूर्व राज्यपाल थी। ऑप्शन है गोवा, दिल्ली, पंजाब या फिर बिहार। चलिए इसका आंसर है गोवा। गोवा की पूर्व राज्यपाल, साहित्यकार और बीजेपी नेता मृदुला सिन्हा का 18 नवंबर सन 2020 को निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। ये एक कुशल लेखिका भी थीं जिन्होंने साहित्य और संस्कृति की दुनिया में व्यापक योगदान दिया है। मृदुला सिन्हा का जन्म 27 नवंबर 1942 को मुजफ्फरपुर में हुआ था। बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली मृदुला सिन्हा सन 2014 से लेकर 2019 तक गोवा की राज्यपाल भी रही हैं। तो यहाँ पे हमको काम की चीज़ क्या मिल गई कि जो मृदुला सिन्हा जो है बिहार की जन्मी हुई है, बिहार की रहने वाली थी और साथ ही साथ में ये गोवा की राज्यपाल भी रही हैं 14 से लेके 2019 तक। ये साहित्यकार थी, लेखक थी बहुत अच्छी। चलिए आगे बात करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात UAE ने निम्न में से कितने देशों के आगंतुकों के लिए स्थायी रूप से वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है? चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। UAE ने कितने देशों के आगंतुकों के लिए, जो जिन पैसेंजर्स जो सिटीजन्स हैं दूसरी कंट्रीज के आने वाले हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त अरब अमीरात में, UAE में, तो उनको अस्थायी रूप से कितने ऐसे देश हैं जिनके आगंतुकों पर रोक लगा दी है उनके वीजा पर? ऑप्शन है आपके पास 10, 15, 16 या फिर 12। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए। UAE ने निम्न में से कितने देशों के आगंतुकों के लिए अस्थायी रूप से वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है? चलिए इसका आंसर है 12। संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पाकिस्तान और 11 अन्य देशों के आगंतुकों के लिए नए वीजा जारी करने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। इन 12 देशों में भारत शामिल नहीं है। चलिए यहाँ पे एक चीज़ ये है कि ये जो 12 देश शामिल किए गए हैं इसमें भारत नहीं है। पाकिस्तान के अलावा UAE सरकार ने तुर्की, ईरान, यमन, सीरिया, इराक, सोमालिया, लीबिया, केन्या और अफगानिस्तान के अन्य लोगों के लिए जारी वीजा जारी करने पर निलंबित कर दिया। मतलब इन देशों पर बैन लगा दिया है। UAE सरकार की तरफ से ये निर्णय पाकिस्तान में बढ़ते कोविड-19 मामलों को लेकर किया गया है। किस फिल्म अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। ऑप्शन है आपका करीना कपूर, ऋचा चड्ढा, अनुष्का शर्मा या फिर सोनम कपूर। किस फिल्म अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? चलिए इसका आंसर है ऋचा चड्ढा। ऋचा चड्ढा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया, नवाजा गया है। अभिनेत्री को अवार्ड भारतीय सिनेमा में बेहतर योगदान के लिए दिया गया है। उन्हें यह सम्मान राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोशियार से मिला। ऋचा चड्ढा का जन्म 28 दिसंबर 1988 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ऋचा ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म ओए लक्की लक्की ओए से की थी। ऋचा ने अपने करियर की शुरुआत में मॉडलिंग भी की थी। हाल ही में
कौन इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ऑप्शन है हरमनप्रीत कौर, अनुष्का शर्मा, स्मृति मंदाना या फिर कंगना रनौत। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? चलिए इसका आंसर है स्मृति मंदाना। चलिए कुछ डिटेल्स और देख लेते हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सिर्फ महिलाओं के लिए एक खास सेविंग अकाउंट की शुरुआत की, जिस पर महिलाओं को 7% ब्याज दिया जाएगा। इस बचत खाते का नाम इवा सेविंग अकाउंट है। इसके साथ ही बैंक ने महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। चलिए हम आगे बात करते हैं मृदुला सिन्हा के बारे में कुछ डिटेल्स और देख लेते हैं। गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का निधन हुआ। गोवा के पूर्व राज्यपाल, साहित्यकार और बीजेपी नेता मृदुला सिन्हा का 18 नवंबर सन 2020 को निधन हो गया। वे 77 वर्ष की थी। वो एक कुशल लेखिका भी थी जिन्होंने साहित्य और संस्कृति की दुनिया में व्यापक योगदान भी दिया है। मृदुला सिन्हा का जन्म 27 नवंबर 1942 को मुजफ्फरपुर में हुआ था। मृदुला सिन्हा लोक आस्था के महापर्व पर अक्सर लिखा करती थी। यूएई ने पाक समेत 12 देशों के यात्रियों को वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पाकिस्तान और 11 अन्य देशों के आगंतुकों के लिए नए वीजा जारी करने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। इन 12 देशों में भारत नहीं है। भारत के विदेश मंत्रालय ने 18 नवंबर सन 2020 को इस बात की पुष्टि की कि भाई हम इन 12 देशों की लिस्ट में शामिल नहीं हैं। पाकिस्तान के अलावा यूएई ने तुर्की, ईरान, यमन, सीरिया, इराक, सोमालिया, लीबिया, केनिया, अफगानिस्तान के अन्य लोगों के लिए वीजा जारी करने पर निलंबन लगा दिया है। यूएई सरकार की तरफ से यह निर्णय पाकिस्तान में बढ़ते कोविड-19 मामलों को लेकर आया है। भारतीय नौसेना को अमेरिका से मिला P-8I विमान। भारतीय नौसेना को अमेरिका से P-8I विमान मिला है। भारतीय नौसेना के बेड़े में नवा पोसाइडन 8I विमान शामिल हो चुका है। P-8I विमान एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट है जो दुश्मन की नौसेना पर निगरानी रखता है। भारतीय नौसेना को अमेरिका के साथ ही 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर के रक्षा समझौते के तहत मिलने वाले 4 पोसाइडन 8I P-8I का मतलब पोसाइडन है। 8I समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान में से एक विमान मिल गया है। भारतीय नौसेना के पास पहले से ही P-8I विमान हैं जो कि हिंद महासागर में चीन के पोतों और पनडुब्बी पर निगरानी रखने के लिए तैनात किए गए हैं। महाराष्ट्र के परभणी जिले में शुरू किया गया एशिया के पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ों की मिल। तो हमने इसका क्वेश्चन भी देखा था, अब थोड़ा सा और इसको डिटेल में देख लेते हैं। एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल जो है महाराष्ट्र के परभणी जिले से शुरू की गई है। जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित करने वाली कपड़ा मिल बन जाएगी। जय भवानी सहकारी कपड़ा मिल के अध्यक्ष ने 17 नवंबर 2020 को यह घोषणा की कि यह मिल जल्दी ही सौर ऊर्जा पर काम करेगी। यह कपड़ा मिल के अध्यक्ष डॉक्टर संप्रिया राहुल पाटिल ने कहा कि मिल के लिए परभणी से उत्तम गुणवत्ता का कपास खरीदा जाएगा क्योंकि यह महाराष्ट्र का एक प्रमुख कपास उत्पादक जिला भी है। वास्तव में महाराष्ट्र में अधिकांश किसान कपास उगाते हैं क्योंकि कपास का उत्पादन एक लाभदायक निवेश के तौर पर देखा जाता है। डॉक्टर पाटिल ने के अनुसार इस परियोजना की लागत जो है वो 100 करोड़ रुपए होगी। हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ। डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीजों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है। मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही है। थैंक यू।